जिसे पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर कहा, वही लोग आज पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर हैं। सरदार पटेल ने तो पहले ही मना कर दिया था, पर जैसे ही राजा हरि सिंह ने साइन कर दिए, उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट बन गया। इलेक्शन के दिन ही जैसे ही लोगों पर फायर किया, पीओके पूरी दुनिया की नजर में आ गया। जैसे ही पाकिस्तान के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि भारत की तरह पीओके भी हमारा दुश्मन है। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जगह को पाकिस्तान कई सालों से आजाद कश्मीर कहता आया है, आज वही के लोग अपनी सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट सड़कों पर उतर आए हैं। इलेक्शन के दिन ही लोगों पर ओपन फायर किया गया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई और पूरे साउथ ईस्ट एशिया की नजर में पीओके अचानक से हाईलाइट होने लगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा दुनिया को यही दिखा रहा है कि पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ खुश है। लेकिन पिछले कुछ समय में जो सामने आई तस्वीरें हैं, इससे कुछ और ही कहानी दिखती है। सड़कों पर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन प्रोटेस्ट है या फिर कई सालों से जो पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन करता आ रहा है, ये इसका बड़ा विस्फोट है? इस पूरी कहानी को समझेंगे फैक्ट्स, हिस्ट्री और वेरीफाइड रिपोर्ट्स के बेसिस पर। पीओके में ये सिचुएशन क्यों हो रही है, एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। इस कहानी को समझने के लिए हमें 80 साल पीछे जाना होगा। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ मर्ज हो जाए या पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट रहे। उस समय के जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया। लेकिन आगे अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के सपोर्ट से पश्तून ट्राइब्स जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमला कर देते हैं और इन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला को भी कैप्चर कर लिया था। और जब महाराजा हरि सिंह को भी ये चीजें रियलाइज होना शुरू हुआ कि सारी चीजें अब कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के उस टाइम के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंट की डिमांड की। पर यहाँ पर सरदार पटेल भी उनसे एक डिमांड करते हैं कि जब तक आप इंडिया का पार्ट नहीं हो जाते, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और अक्टूबर 26, 1947 को सरदार पटेल की इस डिमांड को राजा हरि सिंह ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया। इंडिया ने इमीडिएटली अपने ट्रूप्स को कश्मीर में भेजा और यहीं से इंडिया पाकिस्तान के पहले वॉर की शुरुआत हो जाती है। आगे 1948 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर इश्यू को यूनाइटेड नेशंस में रेज किया और यूनाइटेड नेशंस ने रिजोल्यूशन 47 को पास करके पाकिस्तान ट्रूप्स को भी विड्रॉ करने के लिए कहा और विड्रॉल के बाद प्लेबिसाइड प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए भी कहा गया। इस प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि लोगों के वोट्स के जरिए उनके ओपिनियन को जानना, बट पाकिस्तान ने वहां से कोई भी विड्रॉल किया ही नहीं, जिसकी वजह से ये प्लेबिसाइड कभी हुआ ही नहीं। अब 1949 में जब सीज फायर हुआ, जो इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में ही रहा, उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाने लगा, लेकिन पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है। और इस पूरे रीजन के 2 बड़े पार्ट्स थे, एक है पीओके और दूसरे में आता है गिलगिट बल्तिस्तान। पीओके का अपना खुद का झंडा है, अपना प्रधानमंत्री, अपना संविधान और अपना सुप्रीम कोर्ट तक है, और इन सब चीजों के होने के बावजूद भी पूरा कंट्रोल पाकिस्तान का है। डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और करेंसी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पाकिस्तान ने अपने पास रखे हैं। पर यहाँ पर पाकिस्तान अपने आप को ऐसे दिखाता है कि पीओके को अपना वो टेरिटरी ही नहीं मानता। अब आते हैं पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट पर। दरअसल होता क्या है कि एजे के लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 53 सीट्स है, जिसमें से 45 इलेक्टेड सीट्स है और जो रिमेनिंग 8 सीट्स है वो रिजर्व्ड है। लेकिन ये जो पूरा इलेक्शन कंट्रोवर्सी है, मेनली फोकस्ड 45 इलेक्टेड सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर है। 45 इलेक्टेड सीट्स में से 33 सीट्स पीओके के अंदर जो वोटर्स है उनको इलेक्ट करते हैं और रिमेनिंग जो 12 सीट्स है उन कश्मीरी रिफ्यूजीज के लिए रिजर्व्ड है, जो 1947 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से में बस गए हैं। और ये सारे लोग जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए माने जाते हैं। देखिए, आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो लोग हैं वो पीओके के बाहर रहते हैं और एजे के असेंबली में वोट करते हैं। और यहाँ पर प्रोटेस्टर का मेन रोल है JAAC, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि पीओके में एक ग्रास रूट सिविल सोसाइटी का कोलिशन है, जिसे 2023 में बनाया गया था। अब इस कमेटी का क्या कहना है? पीओके की जो असेंबली सीट्स है उन पर पीओके में रहने वाले लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और पाकिस्तान के अलग रीजन में रहने वाले रिफ्यूजीज के लिए रिजर्व 12 सीट्स की वजह से लोकल वोटर्स का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम हो सकता है। और जिसके लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये वही 12 सीट्स है। इस्लामाबाद, जहाँ पर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, इन रिफ्यूजी सीट्स के जरिए रीजनल पॉलिटिक्स पर ज्यादा कंट्रोल रख सकती है और यहाँ पर गवर्नमेंट को बनाने के लिए 12 सीट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यही मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट जब इतना आगे बढ़ गया तो JAAC को भी बैन कर दिया गया। और ये सारी चीजें होने के बाद जब
जब कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट वायलेंट मोड में बदल गया और पाकिस्तान आर्मी ने इन प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर किया, जिसमें 50 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि पीओके हमारा दुश्मन है, बिल्कुल भारत की तरह। और इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ की जो पूरे हालात है वो और भी ज्यादा बिगड़ गए और इसके बाद वहाँ की जनता ने भी इंडियन आर्मी से हेल्प के लिए अपील की थी। इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोबारा हमारा साथ दे। अब इस सारी कंडीशन को अगर देखें तो हमें लगता है कि इंडिया के लिए परफेक्ट टाइम है कि पीओके को अपनी टेरिटरी में वापस लाया जाए, पर ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। देखिए, इंडिया ने हमेशा पीओके को अपना इंटीग्रल पार्ट माना है और 2020 के यूएन जनरल असेंबली में भी ये बात इंडिया ने वहां पर कही थी, पर पाकिस्तान यहाँ से कभी पीछे ही नहीं हटा, बल्कि उसने गिलगिट बल्तिस्तान को अपना 5th प्रोविंस इलीगली डिक्लेयर कर दिया, जो कि कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट का पूरी तरीके से वायलेशन है। 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इंडिया ने अपने मैप पर जम्मू और कश्मीर के साथ ही पीओके को भी अपनी यूनियन टेरिटरी दिखाया था। अगर पीओके को अपनी टेरिटरी में लाना है तो इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शन है? इंडिया अगर चाहे तो एलओसी पार करके मिलिट्री ऑपरेशन भी कर सकता है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। पीओके पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक बफर जोन है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बड़ी मात्रा में यहाँ पर डिप्लॉय है और पहले से ही डिफेंसिव पोजीशन में है। मतलब इंडिया को यहाँ पर ऑफेंसिव वॉर लड़ना पड़ेगा और यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है माउंटेन वॉरफेयर। माउंटेन वॉरफेयर को दुनिया की सबसे टफेस्ट वॉर में माना जाता है क्योंकि माउंटेन एरिया में लड़ना एक बड़ा चैलेंज है। अगर इन माउंटेन्स को देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर ऊंचाई कम है और जिसका एडवांटेज पाकिस्तान को हो सकता है और इस वॉर में कैजुअलिटीज का इफेक्ट बस आर्मी पर भी नहीं, आम जनता पर भी हो सकता है। और आगे चलकर ये वॉर ओनली बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहेगा क्योंकि इसका असर जो है वो पूरे देश पर पड़ सकता है। और सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर है न्यूक्लियर रिस्क, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ये तीनों भी न्यूक्लियर कंट्रीज है। अगर कन्वेंशनल वॉर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा पूरी दुनिया की चिंता बन जाता है। और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, जबकि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में फर्स्ट यूज का ऑप्शन रखता है। अब ऐसी सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये कभी वॉर ही नहीं लड़ेंगे और जब कभी वॉर होगी तो वो सबसे ज्यादा तबाही ला सकती है। अब दूसरी कंडीशन देख लो, अगर इंडिया वॉर करके पीओके को अपने कब्जे में भी कर लेता है तो पाकिस्तान ने इस पूरे रीजन को इतना कॉम्प्लिकेटेड किया है कि इंडिया इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में उलझ जाएगा और यहाँ पर जो इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा वो अलग से। यूएसए, यूनाइटेड नेशंस, चाइना, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कंट्रीज यहाँ पर इमीडिएट सीज फायर की मांग करेंगे क्योंकि दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच का वॉर पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है। पीओके में चाइना फैक्टर भी एक बड़ा चैलेंज है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, पीओके एक मिनरल रिच लोकेशन है जहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट जैसी कई मिनरल्स हैं। इसकी लोकेशन की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बड़ा हब बन सकता है। और पीओके के नॉर्थ में जो गिलगिट बल्तिस्तान है, यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है और सीपेक चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर इंडिया पीओके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाता है तो इसका बड़ा असर चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर भी हो सकता है क्योंकि चाइना ने यहाँ पर लगभग $65 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। पीओके ओनली इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये साउथ एशिया की स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर नेबर्स और रीजनल सिक्योरिटी से भी कनेक्टेड है। इसीलिए जब भी यहाँ पर तनाव बढ़ जाता है तो पूरी दुनिया की नजर इस पर पड़ती है। एंड फॉर दैट रीजन पीओके आज सिर्फ एक जियोग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल स्ट्रगल है और दोनों कंट्रीज के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव भी है। और शायद कश्मीर इसीलिए आज भी पूरी दुनिया की एक कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल इश्यूज में से एक मानी जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल ऐसा है, क्या आने वाले समय में पीओके की पॉलिटिक्स बदलेगी? क्या वहाँ के लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरी होगी? और क्या भारत और पाकिस्तान इस पूरे डिस्प्यूट का पीसफुल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? और क्या ये डिस्प्यूट आने वाली पीढ़ियों तक भी ऐसा ही चलता रहेगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा।